हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज के वीडियो लेक्चर में हम छत्तीसगढ़ बोर्ड की क्लास 8 हिस्ट्री की बुक का चैप्टर 1 द राइज ऑफ मॉडर्न यूरोप का सेकंड पार्ट देखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट हम देख चुके हैं और फर्स्ट पार्ट में हमने काफी सारी चीजों के बारे में डिस्कस किया है कि जैसे कि वर्ल्ड हिस्ट्री को 3 स्टेजेस में डिवाइड करके रखा गया है। तो और हमको मॉडर्न एज की जो हिस्ट्री है उसको देखना है, उसमें हमको यूरोप की हिस्ट्री के बारे में देखना है। तो उसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक देखा था, तो मॉडर्न एज की हिस्ट्री होती है उसमें रीजनिंग, रैशनलिज्म, ह्यूमनिज्म, न्यू रिसर्च, ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए थे। उसके बाद जो हमने हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न एज और उसके सोर्सेस के बारे में देखा था, उसके बाद हमने बैकग्राउंड देखा था, उसके बाद हमने रोमांस ऑफ यूरोप उसके बारे में हमने देख लिया था। अब इसमें जो है हमने ये जो पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस कर लिया था, जैसे कि आइडियोलॉजिकल रिवोल्यूशन के बारे में, मूवमेंट्स इन रिलीजियस रिफॉर्मेशन, ये चीज़ों के बारे में हमने देखा था, और नेशनलिज्म एंड राइज ऑफ ऑटोक्रेसी, इस चीज़ों को देखा था। और नेक्स्ट हमको देखना है ट्रेडिंग बिटवीन यूरोप एंड एशिया। इस ये जो पॉइंट है यहाँ से हमको डिस्कशन स्टार्ट करना है। तो विद द राइज ऑफ न्यू मॉडर्न एरा द एज ऑफ इन्वेंशन एंड वॉयजेस स्टार्टेड। अब जो है मॉडर्न एरा है ना, जो मॉडर्न एरा जो यूरोप में स्टार्ट हो गया है, उसके साथ साथ नई नई इन्वेंशन होने लगी और वॉयजेस स्टार्ट हो गए। वॉयजेस मतलब सी रूट, एक जगह से दूसरे जगह का जो सी रूट है उसको लोग सर्च करने लगे कि कहाँ से हमको जाना है, कि हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो हम उस कंट्री तक पहुंच पाएंगे। तो ये वॉयजेस होता है। ट्रेड रिलेशंस बिटवीन यूरोपियन कंट्रीज एंड इंडिया वेर ओल्ड। तो ट्रेड रिलेशंस जो है यूरोपियन कंट्रीज और इंडिया के साथ में जो ट्रेड रिलेशंस है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा पुराने हैं। ट्रेड मतलब व्यापार होता है, रिलेशन मतलब रिश्ता। ट्रेड वाज डन थ्रू लैंड वेज एंड वाटर वेज बिटवीन यूरोप एंड इंडिया। तो ट्रेड जो है व्यापार कैसे हुआ करता था, या तो लैंड रूट से हुआ करता था, लैंड बेस, या तो फिर वाटर रूट या वाटर बेस से हुआ करता था। तो फर्स्ट रूट जो है, ये फर्स्ट रूट क्या था, बे ऑफ फ्रांस वाज कनेक्टेड थ्रू सी रूट। फॉर दिस ट्रेड वाज बीइंग विद इराक, टर्की, वेनिस, जिनेविया या इटली। तो हमने बे ऑफ फ्रांस, जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था तब मैंने आपको दिखाया था कि बे ऑफ फ्रांस कहाँ पे है। तो ये जो फर्स्ट रूट जो बे ऑफ फ्रांस था कनेक्टेड था सी रूट के साथ में, और यहाँ पे ट्रेडिंग किसके साथ की जाती थी, इराक, टर्की, वेनिस और जेनेवा के साथ। और सेकेंड रूट था लैंड रूट हुआ करता था, जो सेंट्रल एशिया टू यूरोप हुआ करता था इजिप्ट के थ्रू। तो इन दिस वे इंडिया थिंग्स वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर यूरोप थ्रू वेनिस एंड जिनेवा विच वे मेन ट्रेड सेंटर्स। तो इस तरीके से जो इंडिया में बनाए हुए जो सामान है वो यूरोप में प्रचलित थे, डिस्ट्रीब्यूटेड थे, वहाँ बेचे जाते थे। किसके थ्रू, वेनिस और जिनेविया, इस जगह के नाम है, ठीक है, जो कि मेन ट्रेड सेंटर हुआ करते थे। तो इट आफ्टरवर्ड्स इटली मेड रिलेशंस विद इंडियन ट्रेडर्स, लेफ्ट इट्स पार्टनरशिप विद यूरोपियन, एंड इन 1453 इट टुक द चार्ज ऑफ टर्की। और बाद में क्या हुआ, इटली के रिलेशनशिप बने इंडियन ट्रेडर्स के साथ में, और वहाँ पे पार्टनरशिप हुई यूरोपियन ट्रेडर्स के साथ में, और 1453 में उन्होंने टर्की का चार्ज ले लिया। जो टर्की से जो ट्रेडिंग हुआ करता था अब वो इटली से हुआ करता था। अब देखेंगे हमको, नेक्स्ट हमको देखना है इन्वेंशन ऑफ न्यू रूट्स। तो इस्तांबुल वेयर द मेन ट्रेड रूट ऑफ इंडिया और यूरोप। तो इंडिया और यूरोप के बीच में इस्तांबुल जो है मेन ट्रेड रूट हुआ करता था, ठीक है, इस्तांबुल। तो यूरोपियन ट्रेडर्स हैड टू रीच एशिया थ्रू दिस रूट। अब यूरोपियन ट्रेडर्स को अगर एशिया पहुंचना है तो उनको इस्तांबुल के जरिए जाना पड़ता था। बट आफ्टर टर्कीज रूल ओवर इस्तांबुल द लैंड रूट बिटवीन यूरोप एंड इंडिया वाज क्लोज। तो बाद में क्या हुआ, टर्की का रूल आ गया इस्तांबुल में, तो लैंड रूट जो है इंडिया और यूरोप के बीच में, इंडिया और यूरोप के बीच में, वो क्या हो गया, बंद हो गया। देयरफॉर अरेबियन क्लोथ, शुगर एक्सेट्रा एक्सपोर्टेड टू यूरोप। तो इसलिए जो है अरेबियन, है ना, इंडिया के साथ ट्रेड रूट जो है वो खत्म हो गया, और इंडिया के साथ जो यूरोप और इंडिया के बीच का जो ट्रेड रूट है वो बंद हो गया। तो क्या हुआ, अरेबियन, ठीक है, अरेबियन से, अरेबियन जो कंट्रीज हैं वहां से क्लोथ और शुगर जो है एक्सपोर्ट किया जाता था यूरोप में। दिस मटेरियल्स वेयर लोडेड इन जिनीविया इन इटली, वेनिस, मिलान एंड सो ऑन। तो ये जो मटेरियल्स है उनको अनलोड कहाँ कहाँ किया जाता था, जिनेविया में, ठीक है, जिनेविया में या फिर इटली में, वेनिस में, मिलान में, और भी अलग कंट्रीज में। एंड यूरोपियन ट्रेडर्स बॉट दिस मटेरियल्स बाय पेइंग टैक्स फ्रॉम दिस मार्केट एंड सोल्ड देम इन डिफरेंट मार्केट्स ऑफ यूरोप। और जो यूरोपियन ट्रेडर्स है ये सामान को लेके आते थे टैक्सेस दे के, और अपने जो डिफरेंट मार्केट्स हैं यूरोप में वहां बेचा करते थे। यहाँ पे मैप दिया गया है, ठीक है, ये वर्ल्ड मैप है। तो यहाँ पे इंडिया देख सकते हैं, अफगानिस्तान है, ये फ्रांस है, ठीक है, ये फ्रांस है, ये यहाँ पे गलत दिया हुआ है, ठीक है, जर्मनी हो गया आपका, स्पेन हो गया, पोर्चुगीज हो गया, मोरक्को, अल्जेरियन, ठीक है, यहाँ बहुत सारी कंट्रीज के नाम दिए गए हैं, ठीक।
तो मोनार्ची ऑफ एशिया एंड अफ्रीका टिल 1940। तो यहाँ पे दिया गया है कहाँ पे किसका किसका राज्य था। तो ये जो डॉटेड लाइन दिख रहे हैं यहाँ पे, ये यूएसए का राज्य था, जहाँ पे डॉटेड डॉटेड लाइन दिख रहे हैं। जहाँ पे सीधी लाइन है वहाँ पे इंग्लैंड का राज्य, रशिया का राज्य जो टेढ़ी लाइन है, और इस तरीके की लाइन जहाँ फ्रांस, डॉटेड में जर्मनी, और ये इटली। So in Europe, there was a great demand of these things, but traders of Europe did not want to trade with Arabian traders. They want to trade with India directly. तो यूरोप जो है, तो ये यूरोप के जो ट्रेडर्स हैं वो यूरोप जो है वहाँ पे इंडियन थिंग्स की बहुत ज़्यादा डिमांड हुआ करती थी, लेकिन जो ट्रेडर्स थे यूरोप के वो अरेबियन ट्रेडर्स के साथ में व्यापार नहीं करना चाहते थे, वो इंडिया से डायरेक्टली व्यापार करना चाहते थे। तो सो दे स्टार्टेड टू डिस्कवर न्यू रूट्स। इन दिस मैनी यूरोपियन एम्बिशियस रूलर्स एंड क्वीन हेल्प देम। इसलिए वो क्या है, नए रूट्स जो है उसको डिस्कवर करने लग गए, और इसमें जो है यूरोप के जो एम्बिशियस रूलर्स हुआ करते थे और क्वींस हुआ करते थे वो क्या है, उनकी हेल्प करने लग गए। इन्वेंशन ऑफ कंपास हेल्प द डिस्कवरी और टू डू वॉयजेसेस। और जो कंपास है उसके इन्वेंशन के बाद जो है ये वो जो वॉयजेसेस है, जो सी रूट डिस्कवर करने की जो प्रक्रिया है उसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प हुई। इन सर्च ऑफ इंडिया स्पेनिश नेविगेटर कोलंबस स्टार्टेड फाउंडेड द सी रूट बिटवीन यूरोप टू अमेरिका। तो अब इस सर्च में कि इंडिया कैसे पहुंचा जाए, एक स्पेनिश नेविगेटर है कोलंबस, उन्होंने स्टार्ट की अपनी जर्नी और सी रूट फाउंड किया किसके किसके बीच, यूरोप से अमेरिका के बीच में। ठीक है, तो ये जो है कोलंबस ने स्टार्ट की थी जर्नी, लेकिन वो क्या है इंडिया नहीं पहुंच पाए, वो कहीं और पहुंच गए। और इसलिए जो है वेस्ट इंडीज है ना, वो एक वेस्ट इंडीज करके जो कंट्री है, आपने नाम सुना ही होगा। ठीक है, अगर आप क्रिकेट वगैरह देखते हैं तो वेस्ट इंडीज जो है उसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो गलत जगह पहुंच गए थे और वहां उसको उन्होंने इंडिया डिक्लेयर कर दिया, तो उसे वेस्ट का इंडिया कहा जाता है, मतलब वेस्ट इंडीज कहा जाता है। पोर्चुगीज डिस्कवरर वास्को डी गामा इन हिज जर्नी थ्रू वाटरवेज फाउंड अ रूट फ्रॉम साउथ एंड ऑफ केप ऑफ गुड होप टू वेस्ट इंडिया। तो वास्को डी गामा जो है इसमें सक्सेसफुल हुए और उन्होंने एक सी वाटरवे मतलब सी रूट खोजा, कहाँ से, केप ऑफ गुड होप से लेके वेस्ट एशिया। और इन्होंने ये कहाँ पहुंचे, कैलिकट पहुंचे, केरला में। कंपटीशन इन ट्रेड एंड मर्चेंटाइज, Portuguese and European traders came to this new found land for trade। तो अब जो कंपटीशन बढ़ने लगा, जो ट्रेड्स हैं और मर्चेंडाइज हैं, जो पोर्चुगीज और यूरोपियन ट्रेडर्स हैं, जो उनको ये रास्ता पता चला और वो इंडिया के साथ जो है ट्रेड करने के लिए एक दूसरे से कंपटीशन करने लग गए। इन 16th सेंचुरी इंग्लैंड, फ्रांस, हॉलैंड बिकेम टू राइवलरी। तो यहाँ पर राइवलरी मतलब दुश्मनी। तो 16th सेंचुरी में इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया और हॉलैंड हो गया, ये तीनों क्या है आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन गए इंडिया से ट्रेड करने के लिए। दे ऑल्सो रेज द वाटरवे पावर्स एंड सेंड देयर सेलर्स टू एनकरेज फॉर लॉन्ग सी वॉयजेस। अल्टीमेटली ट्रेड राइवलरी स्टार्टेड इन बिटवीन यूरोपियन कंट्रीज। तो वो लोग क्या है, अब क्या है, उन्होंने जो वाटर बेस है उसमें पावर, अपना एक पावर दिखाने लग गए और अपने सेलर्स को वो भेजते थे ताकि वो लंबी लंबी जो सी की जर्नी कर सके और अल्टीमेटली क्या है ट्रेड कर सके इंडिया के साथ में। और जो राइवलरी है ना, वो स्टार्ट हो गई थी अब यूरोपियन कंट्रीज के बीच में। राइज ऑफ ट्रेड पॉलिसी ड्यूरिंग 17th सेंचुरी, फॉरेन ट्रेड वाज important elements of economy and expansion in trade was the main aim of the rulers। अब जो ट्रेड पॉलिसी है उसके बढ़ावा के बाद में 17th सेंचुरी के आते आते फॉरेन ट्रेड जो है इंपॉर्टेंट एलिमेंट बन गया यूरोप का। ठीक है, यूरोप की इकोनॉमी का, और एक्सपांशन, ट्रेड को एक्सपांड करना ही जो रूलर्स है वहाँ के उनका मेन एम बन गया। तो मेन पॉइंट ऑफ द पॉलिसीज वेयर, अब ये जो पॉलिसी है ट्रेड पॉलिसी, इसके मेन पॉइंट क्या थे, थ्रू ट्रेड टू मेक द नेशन मोर एंड मोर प्रॉस्परस एंड मेक वीक अदर नेशंस। मतलब ट्रेड करके दूसरे नेशंस के साथ ट्रेड करके अपने नेशन को क्या है ज़्यादा समृद्ध बनाना है और दूसरे नेशंस को क्या है वीक बनाना है। रूलर्स हैव गिवन रिलैक्सेशन इन टैक्सेस, सो दिस इकोनॉमिक पॉलिसी इज कॉल्ड ट्रेडिज्म। और रूलर्स जो है उन्होंने जो रिलेशन है ट्रेड के साथ, जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसमें उनको छूट दे के रखी थी, इसलिए जो है ये इकोनॉमिक पॉलिसी जो है इसको क्या कहा जाता है, ट्रेडिज्म। अब आगे हम देखेंगे यूरोपियन ट्रेडर्स एक्वायर्ड लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी विद द राइज इन ट्रेड। जो यूरोपियन ट्रेडर्स हैं
वो बहुत ही ज़्यादा समृद्ध हुए, ये जो ट्रेड रिलेशंस हैं इसके बढ़ने के बाद में। अब हमको देखना है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्रेडिंग कंपनीज, इंडिया में आके जो ट्रेडिंग कंपनीज उन्होंने बना के रखी थी उसके बारे में। तो ट्रेडर्स गेन प्रॉफिट थ्रू फॉरेन ट्रेड बट देयर वाज लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम इन इट। अब जो ट्रेडर्स हैं, जो व्यापारी हैं, यहाँ आते थे, उनको बहुत प्रॉफिट भी होता था, है ना, फॉरेन मतलब इंडिया से ट्रेड करने के साथ में, लेकिन उसमें बहुत सारी क्या है दिक्कतें भी थी, प्रॉब्लम्स भी थी। प्रॉब्लम केम in these, so traders gave up work to craftsmen, started collecting raw material and stocked them, and also started doing the production. In this way trade company was started. तो प्रॉब्लम्स जो थी उसको सॉल्व करने के लिए जो ट्रेडर्स हैं वो वर्क काम दिया करते थे क्राफ्ट्समैन को, रॉ मटेरियल्स खुद ही कलेक्ट करने लग गए, उनको स्टॉक करके मतलब उनको जमा करके रखने लग गए और अपना ही खुद का प्रोडक्शन हाउस उन्होंने खोल दिया। तो इससे क्या है ट्रेडिंग कंपनी क्या है सेटअप हो गई। Few traders started British India Company in London came to India in 17th century। और जो कुछ जो ट्रेडर्स हैं जिन्होंने ब्रिटिश इंडिया कंपनी स्टार्ट की थी लंदन में, वो इंडिया आए कब 17th सेंचुरी में। दिस टाइप ऑफ कंपनी ऑल्सो स्टार्टेड इन यूरोपियन कंट्रीज लाइक हॉलैंड एंड फ्रांस। और इसी तरीके की कंपनीज जो है यूरोपियन कंट्रीज में भी फॉर्म हुई जैसे कि हॉलैंड और फ्रांस में। तो रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन ट्रेड इन यूरोप, अब जो ट्रेड इंक्रीज हुआ है यूरोप में उसका यूरोप में क्या असर हुआ। तो ड्यू टू फास्ट इंक्रीज इन ट्रेड देयर वाज चेंजेस इन सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंज लाइफ। तो ट्रेड के साथ बढ़ते बढ़ते जो है बहुत सारे चेंजेस भी आए सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लाइफ में। तो इकोनॉमिक इफेक्ट क्या था उसको हमको देखना है। इन यूरोप इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज फ्लरिश्ड। तो यूरोप में जो है इकोनॉमिक सिस्टम की जो ट्रेड और इंडस्ट्रीज है वो फलने फूलने लग गई। इन मेडिवल पीरियड, ठीक है, मेडिवल पीरियड में गोल्ड और सिल्वर बिकेम द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। तो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन मतलब पैसे का लेन देन के लिए किसका यूज किया जाता था, गोल्ड और सिल्वर में। नाउ न्यू ट्रेड सेंटर केम अप सच एज इन लंदन एंड ब्रिस्टल। अब क्या है नए ट्रेड सेंटर्स बनाए गए, कहाँ कहाँ पे, लंदन और ब्रिस्टल। लंदन और ब्रिस्टल जगह के नाम है। देयर वॉज इंक्रीज इन नंबर ऑफ बैंक्स टू प्रोवाइड कैपिटल फॉर ट्रेड। अब क्या है बैंक्स की भी संख्या बढ़ गई ताकि जो कैपिटल चाहिए, पैसे चाहिए ट्रेड के लिए, किसी को लोन चाहिए तो वो वहां से ले सके। तो कैपिटल वॉज यूटिलाइज फॉर इन्वेस्टमेंट इन ट्रेड। तो अब जो कैपिटल जो पैसे लेते थे लोग वो किसके लिए यूटिलाइज किया करते थे, किसके लिए, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड में इन्वेस्ट करने के लिए। न्यू इंडस्ट्री बिगेन टू फ्लरिश सच एज मेकिंग शिप्स। अब भाई ट्रेड करना है तो ट्रेडिंग के लिए क्या है, जाने के लिए शिप चाहिए। तो शिप की भी इंडस्ट्रीज जो है वो फ्लरिश होने लगी, मतलब बढ़ने लग गए। ड्यू टू इंक्रीज इन ट्रेड एंड इंडस्ट्री द मार्जिन ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज। अब जो इंक्रीज हुआ भाई ट्रेडिंग भी इंक्रीज हो रही है, इंडस्ट्रीज भी बढ़ रही है, तो जो मार्जिन है प्रॉफिट का वो भी क्या है इंक्रीज होने लग गया। एज अ रिजल्ट यूरोपियन नेशन बिगैन टू प्रॉस्परस। और इसका रिजल्ट क्या हुआ, नतीजा क्या हुआ, जो यूरोपियन नेशंस है वो फलने फूलने लग गए और वो बहुत ज्यादा समृद्ध हो गए। अब हमको देखना है इसका सोशल इफेक्ट क्या हुआ, लोगों के जीवन में इसका क्या प्रभाव हुआ। ड्यू टू इंक्रीज इन ट्रेड मेनी ऑक्यूपेशन रिलेटेड टू इट केम इनटू एग्जिस्टेंस सच एज बैंकर, ब्रोकर, क्लर्क और अकाउंटेंट। तो अब ट्रेड में बढ़ावा हुआ तो कई सारे नए ऑक्यूपेशंस जो है वो एग्जिस्टेंस में आए। ठीक है, तो कौन से वो ऑक्यूपेशन थे, जैसे कि बैंकर्स का हो गया, ठीक है, जो बैंक में काम करते हैं, ब्रोकर जो मिडिल मैन होता है, दलाल बोला जाता है, क्लर्क हो गया, अकाउंटेंट हो गया जो पैसे का लेन देन देखता है। वी कॉल दिस class as middle class people, skilled workers and producers also come under this class। तो ये जो क्लास है इसको क्या कहा जाता है, मिडिल क्लास पीपल, और जो स्किल्ड वर्कर्स और प्रोड्यूसर्स थे वो भी इसी क्लास के अंदर आते थे। दिस टाइप ऑफ क्लास इज नॉट टाइड विद बॉन्डेज ऑफ सुपरस्टिशन एंड ट्रेडिशन। और ये जो क्लास है वो किसी तरीके का जो सुपरस्टिशन है या कोई अलग से ट्रेडिशन है ना, रूढ़िवादी जो भावनाएं हैं उससे कोई भी इनका रिश्ता नाता नहीं था। दीज पीपल आर ईगर टू नो न्यू थिंग्स। इन दिस वे मिडिल क्लास बिकेम द बैकबोन ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। और ये जो लोग थे ये नई नई चीजों के बारे में जानने के लिए एकदम उत्सुक रहते थे। ठीक है, ये किसी तरीके की रूढ़िवादी जो भावनाएं हैं, जो सोच चली आ रही है उसको बढ़ावा नहीं देते थे। तो ये जो मिडिल क्लास लोग हैं इन्हें क्या कहा जाता था, बैकबोन ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। अब नेक्स्ट हमको देखना है पॉलिटिकल इफेक्ट क्या था। तो राइज इन ट्रेड ऑल्सो अफेक्टेड द पॉलिटिकल एरियाज ऑफ यूरोप। तो अब ट्रेड में बढ़ावा हुआ तो इससे पॉलिटिकल एरिया जो है यूरोप का उसमें भी बहुत सारे चेंजेस आने लगे। ट्रेडर्स फॉर देयर ओन इंटरेस्ट सपोर्टेड द गवर्नमेंट। और ट्रेडर्स जो है वो अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने मतलब के लिए गवर्नमेंट को सपोर्ट करने लगे। रूलर्स ऑल्सो रिलाइड दैट ट्रेड्स बाय रैंकिंग देम अकॉर्डिंग टू द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द नेशन। विद दिस बिजनेस क्लास गॉट इंपॉर्टेंस एंड रेस्पेक्ट इन द कंट्री। विद द राइज इन ट्रेड
rise of trade in Europe, decline in feudalism took place. तो रूलर्स जो है वो भी ट्रेडर्स के ऊपर रिलाय होने लगे, मतलब निर्भर होने लगे और उनको रैंक करने लगे उनकी प्रॉस्पेरिटी, उनकी समृद्धि के हिसाब से। तो इससे क्या हुआ, जो बिजनेस क्लास है उसको बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलने लगा, इंपॉर्टेंस मिलने लग गया, महत्व मिलने लग गया, और उनकी रेस्पेक्ट, उनका जो रेस्पेक्ट है वो भी कंट्री में क्या हो गया, बढ़ने लग गया। तो इसका नतीजा क्या हुआ, जो फ्यूडलिज्म है, ठीक है, उसका अंत हो गया। तो फ्यूडलिज्म के बारे में हम पहले बहुत डिस्कस कर चुके हैं क्लास 7th में। तो एड न्यू सिस्टम वाज एस्टैब्लिश नॉन एज मॉडर्न सोसाइटी, नया सिस्टम एस्टैब्लिश हुआ जिसको क्या कहा जाता था, मॉडर्न सोसाइटी। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन यूरोप 1850 की ये तस्वीर है, जिसमें देखिए ये कोई इंडस्ट्रीज है जिससे काफी सारा धुआं निकल रहा है। तो विच गेव बर्थ टू थर्ड ग्रुप एंड द लार्ज नंबर ऑफ लेबर सोसाइटी इंक्लूडिंग रिच एंड मिडिल क्लास। तो अब इससे क्या है, थर्ड ग्रुप बॉर्न हुआ, ठीक है, जिससे एक लेबर सोसाइटी जिसमें रिच और मिडिल क्लास दोनों थे, उसका जन्म हुआ। तो रिच पीपल वेयर ओनर्स ऑफ द फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो थर्ड ग्रुप में क्या है, बहुत रिच और मिडिल क्लास लोग थे। तो रिच पीपल में कौन इंक्लूडेड थे, जो ओनर थे फैक्ट्री और इंडस्ट्री से। दे यूज रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, और ये क्या यूज किया करते थे, रॉ मटेरियल, ताकि गुड्स का प्रोडक्शन हो सके। देयर मेन एम वाज प्रॉफिट ऑन गुड्स ऑफ सेल ऑफ गुड्स। तो उनका मेन एम क्या था कि वो प्रॉफिट कमाए, ठीक है, अपनी फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज में वो गुड्स बनाए और उसको सेल करें, उनको बेचे और प्रॉफिट कमाए। द मेन कंट्रोल वाज इन देयर हैंड, वर्कर्स यूज्ड टू वर्क अंडर द ओनरशिप एंड यूज्ड टू ड्रॉ सैलरी। और इनका मेन कंट्रोल किसमें था, जो हैंड वर्कर्स थे वहां पे, जो वहां पे काम किया करते थे, ठीक है, जिन उनके ओनरशिप के अंडर, ठीक है। ये जो थर्ड क्लास के रिच पीपल जो लोग हैं, उनके अंडर जो है हैंड वर्कर्स काम किया करते थे, और उनको क्या है, उसके बदले मिला करती थी सैलरी। न्यू आइडिया ऑफ प्रोडक्शन वेयर अडॉप्टेड सो दैट प्रोडक्शन में इंक्रीज रैपिडली। और नए नए आइडियाज प्रोडक्शन में अडॉप्ट करने लगे, सो दैट क्या है, प्रोडक्शन जो है वो बहुत तेजी से बढ़ सके। अर्लियर क्राफ्ट्समैन यूज्ड टू वर्क विद देयर ट्रेडिशनल टूल्स इन देयर होम विद द हेल्प ऑफ देयर फैमिली। और पहले क्या हुआ करते थे, जो क्राफ्ट्समैन हैं, ठीक है, जैसे कि बर्तन बनाने वाले है ना, कॉपर यूटेंसिल्स बनाने वाले जो लोग हैं, वो घर में काम किया करते थे ट्रेडिशनल टूल्स के साथ में और अपने फैमिली मेंबर्स की हेल्प के साथ में। द एसेंशियल रॉ मटेरियल दे यूज टू गेट फ्रॉम ट्रेडर्स। और ये जो एसेंशियल रॉ मटेरियल्स है वो उनको ट्रेडर से मिल जाते थे। बट द सिस्टम ऑफ हाउस होल्ड प्रोडक्शन वॉज वेरी स्लो एंड इट कैन नॉट फुलफिल द एवर इंक्रीजिंग मार्केट डिमांड। और ये जो घर में काम करने वाला जो प्रोसेस है, सिस्टम है, वो क्या है, बहुत ही धीरे था, और इससे जो है ये जो मार्केट में डिमांड्स इंक्रीज हुई थी वो उससे फुलफिल नहीं हो पा रही थी, उससे उसकी भरपाई नहीं हो पा रही थी। इन 18th century न्यू सिस्टम ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट रेवोल्यूशन इन प्रोडक्शन एज द ओनर of the factory used to buy raw materials and employ workers in the production with the help of new machineries and then sold them in the market। 18th century के आते आते एक नया सिस्टम बन गया इंडस्ट्रियलाइजेशन का, जिसने बहुत सारी चेंजेस लाए यूरोप में। तो इसमें क्या होता था, जो फैक्ट्री ओनर्स हैं, ठीक है, फैक्ट्री के जो ओनर हैं, जिनकी फैक्ट्री हुआ करती थी, वो क्या है, रॉ मटेरियल्स खरीदते थे, अपने फैक्ट्री में लोगों को काम देते थे, एम्प्लॉय मतलब काम देना वर्कर्स को, ठीक है, प्रोडक्शन के लिए, और एक नई मशीन्स का भी यूज किया करते थे, और ये जो प्रोडक्ट गुड्स वो बना रहे हैं उसको सोल्ड किया करते थे मार्केट में। नाउ वर्कर्स डज नॉट do production in their house but they used to work on salaries in factories। अब जो वर्कर्स हैं वो घर पे काम नहीं कर रहे हैं, वो क्या है, फैक्ट्रीज में जाके काम कर रहे हैं, और फैक्ट्रीज में काम करने के बदले उनको क्या मिलती है, सैलरीज। दिस सिस्टम वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड एंड मशीन्स वेयर आल्सो यूज्ड। और ये जो सिस्टम है जहाँ वर्कर्स फैक्ट्रीज में जाके काम कर रहे हैं, वहाँ उनको जाने के बाद सैलरी मिल रही है, ये फर्स्ट कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया, इंग्लैंड में, और मशीन्स भी वहीं यूज की गई। देयर New types of spinning wheels, sieving machines, engine working on steam energy were introduced। और नए टाइप के जो स्पिनिंग व्हील्स है, जिससे कपड़े बनाए जाए, सिलाई करने की मशीन हो गई, और इंजन जो स्टीम एनर्जी में वर्क करते हैं वो इंट्रोड्यूस किए गए। द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन क्लोथ्स इंक्रीज रैपिडली, स्टीम इंजन रिप्लेस्ड ह्यूमन लेबर एंड एनिमल स्ट्रेंथ इज रिप्लेस्ड टू मशीन। और जो प्रोडक्शन है कॉटन क्लोथ्स का,
ठीक है, वो काफ़ी तरीके से बढ़ने लग गया और स्टीम इंजन जो है ह्यूमन लेबर को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, जो जहाँ पे पहले ह्यूमन लेबर्स यूज़ किया करते थे, जहाँ पे इंसान काम किया करते थे, अब उसको रिप्लेस करके स्टीम इंजन आ गया है। और एनिमल के जो स्ट्रेंथ है उसको अब मशीन से रिप्लेस कर दिया गया है। पावर स्टीम एनर्जी हेल्प इन इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ शिप्स। और जो शिप्स हैं, जो शिप्स जो है, अब क्या है, पावर स्टीम इंजन की एनर्जी वाली टेक्नोलॉजी आ गई है, जिससे क्या है शिप्स की स्पीड बढ़ गई है। मतलब जो यात्रा की का जो ड्यूरेशन है, जो टाइम पीरियड है, वो क्या हो गया, कम हो गया। एंड द ट्रांसपोर्टेशन बिकम इजियर। अब ट्रांसपोर्टेशन भी क्या हो गया है, नए तरीके से काफी स्पीड हो गया है, फास्ट हो गया है। द न्यू एरा ऑफ डेवलपमेंट रैपिड इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रीज विद द हेल्प ऑफ मशीनरीज इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और इसी चीज को क्या कहा जाता है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जहाँ पे एक नए तरीके का डेवलपमेंट हो रहा है। प्रोडक्शन जो है इंडस्ट्रीज में वो बहुत ज्यादा रैपिडली हो रहा है, मतलब तेजी रफ्तार से हो रहा है और नए मशीन्स यूज किए जा रहे हैं। इसे क्या कहा जाता है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इन द पास्ट 18th century, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंग्लैंड विच स्प्रेड इन अदर कंट्रीज ऑफ यूरोप। अब पास्ट में की बात करें तो 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले कहाँ आया, इंग्लैंड में आया। और धीरे धीरे वो जो अलग अलग जो यूरोपियन कंट्रीज है वहां फैलने लगा। इन फ्यूचर यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड ब्लास्ट फर्नेस ऑल्सो हेल्प टू कास्ट आयरन। और फ्यूचर में इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके और ब्लास्ट फर्नेस का यूज करके कास्ट आयरन भी बनाने लगे लोग। ठीक है, कास्ट आयरन का एक प्रकार होता है जो बहुत ही ज्यादा सख्त होता है। ठीक है, इन दिस मैनर न्यू डिस्कवरीज एंड मेथड हेल्प द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और इसी तरीके से नई नई जो डिस्कवरीज है और मेथड्स है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को हेल्प करने लग गई, उसको बढ़ाने में। ड्यू टू फास्ट प्रोडक्शन इन लेस टाइम, यूरोपियन कंट्रीज इंटेंडेड टू अदर कंट्रीज फॉर रॉ मटेरियल। और भाई प्रोडक्शन फास्ट हो गया है, एकदम कम समय में प्रोडक्शन हो रहा है, इसलिए जो यूरोपियन कंट्रीज है वो दूसरी कंट्रीज से रॉ मटेरियल्स मंगवाने लगी। अब हमको देखना है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कोलोनिज्म। कोलोनिज्म का मतलब होता है कि कोई कंट्री में, ठीक है, आप अपना पूरा साम्राज्य फैला दो, उसको अपने अंदर अपने अधीन रख लो। जैसे कि ब्रिटिशर्स जो है हमारी कंट्री में है, ठीक है, वहां यहाँ पे उन्होंने अपना साम्राज्य बना लिया, तो हमारी कंट्री क्या बन गई उनके लिए, कॉलोनिज्म। ठीक है, द यूरोपियन पीपल first of all landed over the prosperous state of American continent and established colonialism Spain colonialism। ठीक है, तो सबसे पहले जो यूरोपियन जो पीपल है वो कहाँ गए, ठीक है, जो प्रॉस्परस स्टेट था अमेरिकन कॉन्टिनेंट का, वहां गया और वहां पे अपना कॉलोनी स्टैब्लिश कर लिया। स्पेन एस्टैब्लिश इट्स रीजन इन साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका। तो स्पेन है उसने अपना रीजन कहाँ पे एस्टैब्लिश किया, साउथ और सेंट्रल अमेरिका में। इंग्लैंड एस्टैब्लिश इट्स कॉलोनी इन नॉर्थ अमेरिका। इंग्लैंड ने अपनी कॉलोनी कहाँ बनाई, नॉर्थ अमेरिका में और कोस्टल एरियाज ऑफ अटलांटिक ओशन में। डच इन द साउथ ईस्ट एशिया ऑफ इंडोनेशिया। पोर्चुगीज फर्स्ट केम टू इंडिया, लेटर ऑन ब्रिटिश। और डच ने अपनी कॉलोनी कहाँ बनाई, साउथ ईस्ट एशिया के इंडोनेशिया के नाम की जगह पे, और पोर्चुगीज इंडिया में आ गए। और उसके बाद ब्रिटिशर्स आए, डच आए, ब्रिटिशर्स आए। डच एंड फ्रांस ऑल्सो स्प्रेड देयर कॉलोनीज। और उसके बाद जो है डच और फ्रांस ने भी अपनी कॉलोनीज इंडिया में बना ली। यूरोपियन एस्टैब्लिश देयर कॉलोनी लेटर इन अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। और यूरोपियन जो है वो बिल्कुल रुके नहीं, उन्होंने अपनी कॉलोनीज जो है अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में भी बना ली। The need of raw materials for production, they restricted heavily on colonies। तो जो रॉ मटेरियल्स है उसके नीड के लिए, उसकी जरूरत के लिए वो किसके ऊपर आश्रित रहते थे, कॉलोनीज के ऊपर। दे यूज देयर रॉ मटेरियल फॉर देयर प्रोडक्शन एंड सोल्ड द गुड्स इन दोज कंट्रीज एट वेरी हाई रेट। तो वो वहीं से ही रॉ मटेरियल खरीदते थे, उनका प्रोडक्शन करते थे, उसे गुड्स बनाते थे और उन्हीं कंट्री में जाके उनको ज्यादा कीमत में बेचा करते थे। इन दिस वे दे एक्सप्लॉयटेड द लोकल पीपल ऑफ दोज कंट्रीज एंड गिव देम इकोनॉमिक बर्डन। और इस तरीके से जो है वो वहाँ के जो लोकल पीपल है उसका शोषण किया करते थे और उनमें जो है एक आर्थिक बोझ डाल के रख देते थे। द एस्टैब्लिशमेंट एंड एक्सटेंशन ऑफ कॉलोनीज इज कॉल्ड कॉलोनिज्म। और जो एस्टैब्लिशमेंट है और एक्सटेंशन है कॉलोनीज बनाने का, इसी को क्या कहा जाता है, कॉलोनिज्म। एज अ रिजल्ट ऑफ कॉलोनिज्म इन यूरोपियन कंट्रीज इंक्रीज ट्रेड लेड्स टू मोर इंटरेस्ट इन अर्निंग। कॉलोनिज्म हैज टू कॉन्सिक्वेंस। और ये जो कॉलोनिज्म है, कॉलोनी बनाने की जो प्रक्रिया है यूरोपियन कंट्रीज में, ठीक है, जिससे जो ट्रेड्स इंक्रीज हुए, ठीक है, और रेट इंक्रीज करने के साथ साथ उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया, ठीक है, मतलब ज़्यादा उनको प्रॉफिट मिला।
तो इसका क्या है, दो नतीजे हुए, दो कॉन्सिक्वेंस हुए। हायर एस्पिरेशन टू स्नैच द कॉलोनी लेड टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यूरोपियन कंट्रीज विच वाज रीजन फॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो ये जो मतलब हायर एस्पिरेशन मतलब ऊंची ऊंची आशाएं हैं, ठीक है, कि हम ज्यादा से ज्यादा कॉलोनीज बना सके, इसके कारण जो है यूरोपियन कंट्रीज जो है वो आपस में लड़ने लग गए। इसका नतीजा क्या था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। टू रिमेन देमसेल्फ पावरफुल and to use over colonies, the European power forced the common people to remain uneducated and backward so that colonial countries' resources can be exploited at a vast rate, and common people there were thrown in darkness of illiteracy and backwardness। और अपने आप को ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए, ठीक है, ताकि वो जो कॉलोनीज उन्होंने बना के रखी है उसको वो अच्छे से यूज़ कर सके, निचोड़ के यूज़ कर सके। तो यूरोपियन पावर्स क्या है, जो वहाँ के जो कॉमन पीपल है उनको पढ़ने लिखने नहीं देते थे, उनको बैकवर्ड बना के रखे रहते थे, उनको अच्छे से जानकारी हासिल करने नहीं देते थे, ताकि जो कॉलोनियल कंट्रीज हैं वो अपने रिसोर्सेज, कॉलोनियल कंट्रीज है उसके जो रिसोर्सेस है उसको वो यूज कर सके, वहाँ के लोगों को शोषित कर सके, एक्सप्लॉइट कर सके, और जो कॉमन पीपल है उनको वो रहने दे, एकदम अशिक्षित रहने दे और उनको एकदम पिछड़ा हुआ बना सके। तो यहाँ पे आपने देखा कि कैसे जो यूरोपियन कंट्रीज है वो इतनी पावरफुल हो गई ट्रेनिंग करते करते। इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट हुआ, इंग्लैंड से स्टार्ट हुआ। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें, बहुत सा डिटेल जो है ना हम 9th क्लास में भी देखेंगे। 9th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें भी हमको इस तरीके की चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। और अगर ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो लेक्चर कैसा लगा है। और वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।